हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का हिंदी का क्लास है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें आज हम लोग सभी अतिलघुत्तीय प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। और आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर भी बैठ जाइएगा। जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लगे, जो आपको नया लगे, आप उन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सारे टाइप के, सारे प्रकाशन के बुक को हमने यहाँ पर ऐड किया है और सभी प्रश्नों को भी हमने ऐड किया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। अब यहाँ पे आपका है कि हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। दोस्तों, जो भी कहानियाँ होती हैं, कहानियों में कहीं ना कहीं चित्र के साथ कहानियाँ होती हैं, ताकि बच्चों को रोचक लगे और उन्हें समझ में भी आए। दोस्तों, यहाँ पे आपका है कि कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का कौशल होता है। जब आप शिक्षक हो, आप बच्चों को पढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं उसके कहानी में कौतूहल यानी बातों को आदान प्रदान हो और जिज्ञासा भरा हुआ कहानी हो। कहानी का महत्व आपका क्या है। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है तथा कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। दोस्तों, कहानी और लोक कथाओं में कहीं ना कहीं बहुत ही ताकत होती है। कहानी से आपके प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे आपका है कि मौखिक शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं। मौखिक शिक्षण आपके 2 प्रकार के होते हैं। ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं। ध्वनि आपकी 2 प्रकार की होती हैं। शब्द किसे कहते हैं। अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इस ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशा है। शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों की क्रियाशीलता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव, अन्य समारोह में कहीं ना कहीं बच्चे अपनी भागीदारी देकर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, गद्य और पद्य में आपको अंतर बताना होगा। दोस्तों, गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं, ये भी पूछ लेगा आपका। गद्य और पद्य में अंतर क्या है, गद्य और पद्य से आप क्या समझते हैं। ये सारे प्रश्न एक हैं, लेकिन दोस्तों देखिए, गद्य आपका क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि दैनिक व्यवहार में गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने भावों एवं विचारों को प्रायः गद्य के जरिए दूसरों के भावों विचारों तक पहुंचाते हैं। दूसरों के भावों विचारों को हम लोग गद्य के माध्यम से ही अपने पास लेते हैं। और जो सुनकर आपका पद्य होता है, पद्य में कहीं ना कहीं आपके कुछ आपको कल्पनाशीलता, भाव, ठीक है, संवेदन, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। गद्य का अर्थ पूछेगा आपसे। जिस रचना में छंद शास्त्र के गढ़ तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं, वे आपके गद्य कहलाते हैं। सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग, शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि, मुहावरों, लोकोक्तियों,
सुक्तियों इत्यादि का ज्ञान कल्पना शक्ति का विकास है। द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? द्रुत पाठ का अर्थ है शीघ्रता से पढ़ना। ओके दोस्तों, लेकिन शीघ्रता से आपको नहीं पढ़ना है, आपको समझते हुए पढ़ना है। अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी के रूप में प्रदान करता है, वह आपका अभिव्यक्ति के अंतर्गत आ जाता है। प्रो रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट, यहाँ देखिए, प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यांतर संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उनकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का साधन आपका क्या क्या है? विचार विमर्श करना, वार्तालाप करना, बातचीत करना, चर्चा पर चर्चा करना, उसके बाद भाषण, व्याख्या, कहानी, ये सब आपके मौखिक के अंतर्गत आएंगे। जो हम यहाँ से आपसे मुंह से बोल रहे हैं, आप उसे सुन रहे हो, वह आपका मौखिक के अंदर आएगा। मौखिक में लिखने का काम नहीं होता, और जहाँ आपका लिखने का काम होता है वह आपका लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, सार लिखना, पत्र लिखना, दूसरे के भावनाओं को लिखना, अपनी बातों को लिखना, अपने लाइफस्टाइल को लिखना, अपना फ्यूचर लिखना, अपना वर्तमान लिखना, ये सब आपके लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। लिखित अभिव्यक्ति के महत्व आपके क्या क्या हैं? देखिए दोस्तों, जब आप अपने भाव विचारों को देखिए, जो यहाँ पे आपका लिखा गया है, आप इसी सेम टू सेम ना लिखकर आप अपने मन से, अपने अनुभव से, अपने विचारों से भी लिख सकते हैं। आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पूछा गया है कि लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। ठीक है, महत्व बताइए, तो आपको लिखना है कि जब हम अपने भावनाओं को, अपने विचारों को लिखित रूप में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें शब्दों का ज्ञान, नए नए शब्दों का ज्ञान, मात्राओं का ज्ञान, लिखने का स्पीड है, हमें इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको लाभ देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका है कि अक्षर का अर्थ लिखिए। जो नासवार ना होकर जो नासवार ना हो उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अक्षर का अर्थ क्या है? जो नासवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा आ का अर्थ है नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं हो उसे अक्षर कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर समूहों का दूसरा नाम वर्ण है, यानी अक्षरों के समूह को वर्ण कहते हैं। इसे दो वर्गों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। स्वर और व्यंजन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द आपके दो प्रकार के होते हैं, आपका हो जाएगा धनात्मक और वर्णात्मक। ओके दोस्तों, धनात्मक और वर्णात्मक आपके दो शब्द हो जाएंगे। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य आपके तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि स्वर किसे कहते हैं? स्वर का अर्थ है ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता ना हो, वह आपका स्वर हो जाएगा। स्वर हमेशा आपका फ्री होता है। उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खग, दो शब्दों का दो पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के समझ के तभी लिखना होगा। आपका एक नंबर में आपका पर्यायवाची आ जाता है, और पर्यायवाची कहाँ से आएगा ये भी किसी को नहीं कन्फर्म होता है। ठीक है, पर्यायवाची आपको खुद से अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए, मुक्ति, लौकिक, वादी तथा संयोग शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब यहाँ विलोम शब्द, मुक्ति का बंधन, वादी का प्रतिवादी, लौकिक का अलौकिक, संयोग का वियोग, ये सब आपके आ जाएंगे विलोम शब्द के अंतर्गत। अब यहाँ फिर से आपको विलोम शब्द मिल जाएंगे। पर्यायवाची विलोम आपसे जरूर पूछेगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? देखिए दोस्तों, ये सब आपके यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह के प्रयोग हुए हैं। ठीक है, विस्मय, पीड़ा, अधिक, हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध करने
में कहीं ना कहीं विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है। दो या दो से अधिक सार्थक अंकों को मिलाते हैं तब एक पूरा अर्थ निकल के आता है, ठीक है, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। स्वर व्यंजन में क्या अंतर है? आप तो इसे लिख ही लोगे। इसमें क्या है? स्वर जो बिना अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, ठीक है। अंश अंश एवं अंश शब्द का क्रमशः अर्थ क्या है? अंश का ये इस अंश का है भाग है और इस अंश का है कंधा। ये यहाँ पे आपको दोनों चीज़ अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। आइए, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देना है। देखिए दोस्तों, उपसर्ग आपके शब्दों के आगे लगता है, ठीक है, और प्रत्यय आपके शब्दों के पीछे लगता है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है आ प्लस मर, यानी मर दोस्तों आपका, ठीक है, अलग है, लेकिन इसमें आपका आ क्या है? आ आपका उपसर्ग है, तो आपका हो गया अमर। उपसर्ग आपके आगे लगते हैं, प्रत्यय आपके पीछे लगते हैं। अगर आप कहोगे तो हम अलग से उपसर्ग और प्रत्यय का क्लास बनाकर आपको हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए, जस्ट यहाँ पे आपका है संज्ञा का अर्थ और भेद। संज्ञा के अर्थ और भेद के बारे में बात कर लें। वे शब्द जिसके व्यक्ति, जाति अथवा स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा आपका 3 प्रकार का होता है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये यहाँ पे आपके 3 प्रकार के संज्ञा हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वो, उन्हें, ठीक है दोस्तों, जिसने, उसने, कुछ भी आपका हो, ये सब आपके सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। सर्वनाम आपके कितने प्रकार के होते हैं? आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। सर्वनाम आपके 6 प्रकार के हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जिसमें भेद लिखिए, क्रिया में भेद लिखिए। क्रिया के भेद यहाँ पे आपको लिखना है। कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, उसके बाद आपका कर्म के आधार पर फिर से आपका गया है साकर्म के आधार पर, आकर्म के आधार पर, ये सब आपके क्रिया के भेद में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका है रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। रचना के आधार पर क्रिया के आपके 4 भेद हो जाते हैं। चारों का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका बिल्कुल नया प्रश्न है। विशेषण की परिभाषा अथवा भेद लिखिए। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ये आपके यहाँ पर 4 प्रकार के विशेषण हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वाचन के प्रकार। वाचन आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक है आपका स्वरवाचन, दूसरा आपका है मौन वाचन। स्वरवाचन, मौन वाचन आपके वाचन 2 प्रकार के होते हैं। स्वरवाचन के प्रकार, स्वरवाचन किस प्रकार किया जाता है? देखिए दोस्तों, स्वरवाचन में आपके कई चीज़ें आ जाएंगी। जब हम स्वरवाचन करते हैं तो कहीं ना कहीं वह आपका 2 प्रकार से निकल कर आएगा। कितने प्रकार का? स्वरवाचन आपका 2 प्रकार का होता है। प्रथम है आपका एक ही व्यक्ति से, ठीक है दोस्तों, लिखित, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाषा का वाचन करे, ओके दोस्तों। जैसे कथावाचक, जो पंडित जी लोग कथा बाँचते हैं, वह आपका स्वरवाचन के अंतर्गत आएगा। दूसरा प्रकार आपका स्वरवाचन वह है, ठीक है दोस्तों, जो गद्यांश और पद्यांश का वाचन करे, वह आपका भी स्वरवाचन के अंतर्गत आएगा। मौन वाचन क्या होता है दोस्तों? बिना ध्वनि निकाले हुए भी बोलना, वह आपका मौन वाचन होगा, ठीक है। जैसे कि जब आप अपने मन में पढ़ते हो, अपने मन में किसी भी कहानी, स्टोरी को पढ़ते हो, वह आपका मौन वाचन के अंतर्गत आएगा। आदर्श वाचन किसे कहते हैं? आदर्श वाचन शिक्षक के लिए होता है। शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है वह आपका आदर्श वाचन के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है
वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं, वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपके दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेयक। आपके वाक्य के दो अंग हैं। वाक्य के कितने अंग हैं, कितने प्रकार हैं, कितने भागों में बांटा गया है, ये सब प्रश्न आपका एक ही है, लेकिन उसका उत्तर आपका एक ही है, उद्देश्य और विधेयक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पद कर्म का क्या अर्थ है। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाने को पद कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पद कर्म कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य में आपका आएगा वाक्य में दो अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुचित बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं, परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, वे आपके संयुक्त वाक्य के कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। वाक्य में एक शब्द उपवाक्य तथा एक या अधिक उपवाक्य हो तो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि एक सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। अब यहाँ देखिए, डॉक्टर ने कहा कि, ठीक है, ये आपका एक हो गया। ठीक है, ये भी आपका हो गया दूसरा। ये दोनों मिलकर आपका एक नया अर्थ निकलता है। ये आपके मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पत्र कितने प्रकार, पत्र कितने समय किन किन बात, पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। पत्र से आपका एक क्वेश्चंस कन्फर्म आएगा, 101% आप नोट कर लीजिए। पत्र से आपको एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, और यहाँ पर देखिए, जब हम आपको नोट्स लिखवा रहे थे पत्र के बारे में हमने आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया था। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, बच्चों के लिए पत्र कैसे लिखते हैं, अपने दोस्तों के लिए पत्र कैसे लिखते हैं, अपने अध्यापक के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने दादा के लिए, दादी के लिए, बच्चों के लिए और अपने भैया भाभी के लिए। ठीक है, हम अलग अलग करके सभी पत्र लिखने के प्रकार और पत्र के प्रकार सभी के बारे में हमने आपको बताया था। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है आप कमेंट करिए, उसका लिंक हम आपको दे देंगे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर भी ले सकते हो। पत्र लेखन एक कला है। कैसे? पत्र लेखन एक कला है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति परिचित नहीं है। पत्र द्वारा गैरों को अपना बनाया जा सकता है और यदि भाषा में तनिक सी लापरवाही हो जाए तो अपने बेगाने बन जाते हैं। पत्रों द्वारा मिलता जुलता अर्थ मेल जोल हो जाता है। ओके दोस्तों, यानी पत्र अगर आप किसी को लिख रहे हो, अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो कहीं ना कहीं बना हुआ रिश्ता टूट जाएगा। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आपका औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये कैसे काम आते हैं, कब कब काम आते हैं, इन सब के बारे में भी हमने आपको नोट्स में अच्छे से बताया था। कमेंट करिएगा, हम नोट्स का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, चलिए मौलिक लेखन महत्व बताइए, मौखिक लेखन का महत्व बताइए। यहाँ पे दोस्तों लेखन आपके दो पक्ष में होते हैं। कितने पक्ष में होते हैं? दो पक्ष में होते हैं, एक बाह्य पक्ष और आपका एक यांत्रिक पक्ष है। मौखिक लेखन का महत्व दोस्तों आपको क्या बताऊँ मैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उससे आपको मात्राओं का, शब्दों का, ठीक है, शब्दों के नए नए शब्दों के समूहों का, बहुत सारे आपको आपका कल्पना शक्ति का भी ज्ञान होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और अभी हमने एक भी बार आपसे वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए नहीं कहा है। अगर मैं ना कहूँ तो आप लोग करते भी नहीं हो। दोस्तों आप लोग अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होगा, हर वीडियो हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, बस यही काम होगा। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करिए ताकि किसी का भी बैक ना आए और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देकर आएंगे। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।